आनंद सचिव छत्तीसगढ़ शासन आपसे आग्रह कि आप कृपया पुष्पगुच्छ से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। श्री अंकित आनंद जी, सचिव छत्तीसगढ़ शासन। माननीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा डॉक्टर रमन सिंह जी के स्वागत के लिए श्री अंकित आनंद जी से आग्रह कि आप पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। प्रोफेसर रमेश चंद माननीय सदस्य नीति आयोग भारत सरकार के स्वागत के लिए श्री अंकित आनंद जी से आग्रह कि आप पुष्पगुच्छ से उनका स्वागत करें। श्री BVR सुब्रमण्यम CEO नीति आयोग भारत सरकार के स्वागत के लिए पुनः अंकित जी से आग्रह। श्री राम विचार नेताम जी माननीय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन के स्वागत के लिए श्री आशीष कुमार भट्ट सदस्य सचिव राज्य नीति आयोग आपसे आग्रह कि आप कृपया आएं और पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। श्री केदार कश्यप जी माननीय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन के स्वागत के लिए श्री आशीष कुमार भट्ट जी से आग्रह कि पुष्पगुच्छ से आप कृपया मंचस्थ अतिथि का स्वागत करें। श्री केदार कश्यप जी माननीय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन। श्री OP चौधरी जी माननीय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन के स्वागत के लिए श्री आशीष कुमार भट्ट जी से पुनः आग्रह कि आप पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। श्री दयाल दास बघेल जी माननीय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन के स्वागत के लिए श्रीमती रोक्तिमा यादव संचालक आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय छत्तीसगढ़ कि आप पुष्पगुच्छ से माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। श्री बृजमोहन अग्रवाल जी माननीय सांसद के स्वागत के लिए श्रीमती रोक्तिमा यादव जी से पुनः आग्रह कि आप पुष्पगुच्छ से उनका स्वागत करें। श्री अमिताभ जैन जी मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन के स्वागत के लिए श्री अंकित आनंद जी सचिव छत्तीसगढ़ शासन से आग्रह कि आप कृपया उनका स्वागत करें। डॉक्टर K सुब्रमण्यम माननीय सदस्य राज्य नीति आयोग के स्वागत के लिए डॉक्टर नीतू गुरड़िया संयुक्त संचालक राज्य नीति आयोग आपसे आग्रह कि आप पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। श्री अमिताभ जैन जी का स्वागत करते हुए श्री अंकित आनंद जी सचिव छत्तीसगढ़ शासन। डॉक्टर K सुब्रमण्यम माननीय सदस्य राज्य नीति आयोग के स्वागत के लिए डॉक्टर नीतू गुरड़िया संयुक्त संचालक राज्य नीति आयोग। और हमें बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे बीच में श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़ी जी माननीय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन भी उपस्थित हुई हैं। आपका भी स्वागत। श्रीमती रोक्तिमा यादव जी से आग्रह कि आप पुष्पगुच्छ से उनका स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए अब स्वागत की इस कड़ी के बाद हम कार्यक्रम की ओर आगे बढ़ते हैं और अब हम आमंत्रित करते हैं स्वागत उद्बोधन के लिए श्री अमिताभ जैन जी मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन सह माननीय उपाध्यक्ष राज्य नीति आयोग छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 के लोकार्पण के इस कार्यक्रम में आप सबके बीच उपस्थित प्रदेश के सम्मानीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ विधानसभा के सम्मानीय अध्यक्ष जी, राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्यगण, सम्मानीय उप मुख्यमंत्री जी और सभी सम्मानीय मंत्रीगण, कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय नीति आयोग के सदस्य श्री रमेश चंद जी, श्री केंद्रीय नीति आयोग के CEO श्री सुब्रमण्यम जी, इस कार्यक्रम में अपनी गरिमामय उपस्थिति से हमें गौरवान्वित कर रहे छत्तीसगढ़ विधानसभा के सभी सम्मानीय विधायकगण, सुधीजनों, गणमान्य नागरिकों, मीडिया के सदस्यगण, इस बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम में आज अपनी गरिमामय उपस्थिति देने के लिए आप सभी का मैं छत्तीसगढ़ शासन की ओर से और छत्तीसगढ़ राज्य के नीति आयोग की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। निश्चित ही 20 साल से अधिक समय के लिए अपने लक्ष्य बनाना, अपनी रणनीति का सबके सामने विमोचन करना और सबको अवगत कराना एक ऐतिहासिक पल है। इस डॉक्यूमेंट के क्या कंटेंट है, किस तरीके से ये किया जाएगा, इसके बारे में आने वाले वक्तागण बहुत विस्तार से बताएंगे।
लेकिन हमारे मंच पर जो बहुत दीर्घ अनुभव रखने वाले सम्माननीय अतिथिगण बैठे हैं, उनसे हम सब यह मार्गदर्शन जरूर चाहेंगे कि आज का कदम तो हमारा पहला कदम है, लेकिन इसके जो कंटेंट है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें बहुत सी चुनौतियां रहेंगी। और जो मार्गदर्शन आज आप देंगे उसके जरिए मैं अपने छत्तीसगढ़ के सभी अधिकारियों की टीम की ओर से आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम लोग पूरी मेहनत करके बेस्ट पॉसिबल तरीके से इसकी डिलीवरी देंगे। आज के कार्यक्रम में पधारने के लिए आप सबका फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य सचिव महोदय। और अब एक लघु फिल्म की स्क्रीनिंग आप सभी के समक्ष यहां पर होनी है। विकसित छत्तीसगढ़ की यात्रा 2047 की एक झलकी हम यहां पर देखेंगे। टेक्निकल टीम से आग्रह कि कृपया वह वीडियो लगाए। छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 हमारे सामने अगले 25 साल का लक्ष्य है। हम समर्थ भारत का सपना लेकर, विकसित भारत का सपना लेकर निकल पड़े। माननीय प्रधानमंत्री के 2047 तक देश को विकसित बनाने के संकल्प से प्रेरित होकर छत्तीसगढ़ में भी माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में 2047 तक के विजन छत्तीसगढ़ अंजोर को तैयार किया गया है, जिसे तैयार करने में युवा, किसान, महिला, प्रबुद्ध जनों से जनसंवाद, वेबिनार और विभिन्न आयामों के जरिए सुझाव और मार्गदर्शन प्राप्त किया गया है, जिसके तहत आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय विकास संबंधित 13 प्रमुख थीम निर्धारित की गई है। प्रत्येक थीम अंतर्गत रणनीतियों, पहलों व प्रगति मापन संसूचकों का समावेश किया गया है। थीम्स अंतर्गत चिन्हांकित पहलों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सेक्टरवार मिशनों को लॉन्च किया जाना लक्षित है, जिसके तहत हम छत्तीसगढ़ को 2047 में इस स्थिति में पाएंगे। राज्य के जीडीपी में 15 गुना वृद्धि, कृषि जीडीपी में 11 गुना वृद्धि, उद्योग जीडीपी में 11.5 गुना वृद्धि, सेवा क्षेत्र जीडीपी में 21 गुना वृद्धि, मातृ मृत्यु दर 10 से कम, शिशुओं का बौनापन 1% से भी कम, साक्षरता दर 99.9% से अधिक, नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा 66% से अधिक, तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों में 17 गुना वृद्धि, विभिन्न क्षेत्रों में 50 लाख से अधिक अतिरिक्त नौकरियां। हमारी प्रतिबद्धता है कि राज्य का हर नागरिक समृद्ध हो। हमने कहा था ना कि हमने बनाया है। तो छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 की एक झलकी यहाँ पर देखी गई है। यहाँ पर लघु फिल्म स्क्रीनिंग यहाँ पर किया गया और किस प्रकार से छत्तीसगढ़ शासन लगातार कार्यरत है इस पथ पर आगे बढ़ते हुए कि छत्तीसगढ़ एक सफल, विकसित और समृद्ध राज्य किस प्रकार से बन सकता है, उसकी एक बानगी हमने एक छोटे से इस वीडियो क्लिप के माध्यम से देखी है। हमें ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे बीच इस कार्यक्रम में माननीय उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री विजय शर्मा जी भी पधार चुके हैं और साथ ही साथ में श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी माननीय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन का भी आगमन हो चुका है। आपका स्वागत, वंदन और अभिनंदन। श्री विजय शर्मा जी के स्वागत के लिए श्री आशीष कुमार भट्ट जी से आग्रह कि आप कृपया मंच पर आएं और माननीय उप मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। श्री आशीष कुमार भट्ट जी, सदस्य सचिव, राज्य नीति आयोग। श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, माननीय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन के स्वागत के लिए श्रीमती रूपतिमा यादव जी, संचालक आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय छत्तीसगढ़, आपसे आग्रह कि आप पुष्पगुच्छ से उनका स्वागत करें। श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, माननीय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन का स्वागत करते हुए श्रीमती रूपतिमा यादव जी, संचालक आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम माननीय श्री ओपी चौधरी जी से आग्रह करते हैं कि आप आएं और कृपया अपना प्रेजेंटेशन दें। छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 पर एक विशेष प्रस्तुति, एक विशेष प्रेजेंटेशन
माननीय श्री ओपी चौधरी जी, माननीय योजना एवं वित्त मंत्री छत्तीसगढ़ शासन। आज इस अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विधानसभा के अध्यक्ष, 15 साल तक प्रदेश को नेतृत्व प्रदान करने वाले आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय प्रोफेसर रमेश जी जो नीति आयोग के सदस्य हैं, नीति आयोग से हमारे बीच पधारे हुए आदरणीय सुब्रमण्यम साहब, जिन्होंने इस विजन डॉक्यूमेंट को बनाने में हम सबका बहुत ज्यादा सहयोग किया है। कई बार हम लोग नीति आयोग भारत सरकार में जाकर उनके सारे एक्सपर्ट्स की मदद लिए हैं। हमारे बीच उपस्थित हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय शर्मा जी, आदरणीय रामविचार नेताम जी, केदार कश्यप जी, दयालदास बघेल जी, श्याम बिहारी जायसवाल जी, लक्ष्मी रजवाड़े जी, इस अंचल के लोकप्रिय सांसद आदरणीय ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, मुख्य सचिव जिन्होंने बहुत परिश्रम किया इस विजन डॉक्यूमेंट को बनाने में, ऐसे आदरणीय अमिताभ जैन जी, आदरणीय सुब्रमण्यम साहब जी, और आज की इस कार्यक्रम में पधारे हुए हमारे सभी सांसदगण, सबका मैं अभिनंदन करता हूं। सभी हमारे सम्माननीय विधायक गणों का भी मैं अभिनंदन करता हूं। और यहाँ पे उपस्थित है हमारे भारत रत्न अवार्डी बहुत वरिष्ठ पत्रकार, हमारे इस प्रदेश के बुद्धिजीवीगण, जिला पंचायत के अध्यक्षगण, नगर निगमों के महापौरगण, यहाँ उपस्थित बोर्ड आयोग के अध्यक्षगण, हमारे सभी सीनियर ऑफिसर्स, मीडिया के सभी मित्रों और यहाँ पधारे हुए सभी जनों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। एक मैं प्रेजेंटेशन देने की कोशिश कर रहा हूं जिससे इस विजन डॉक्यूमेंट के विभिन्न पक्षों को हम जान सकेंगे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अमृत काल की परिकल्पना की और आजादी के 75 साल से लेकर 100वें साल तक इन 25 वर्षों को उन्होंने अमृत काल की संज्ञा देते हुए कहा कि भारत के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किया कि 2047 तक भारत को विकसित भारत के रूप में स्थापित करेंगे। जब हमारी सरकार 2023 में बनी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया कि इस जो भारत देश के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, उसी के अनुरूप हमारे राज्य का विजन होना चाहिए। तदनुरूप प्रथम बजट में मैंने वित्त मंत्री के रूप में भाषण देते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश अनुसार ऐलान किया कि हम एक विजन डॉक्यूमेंट का निर्माण करेंगे और इस विकास की यात्रा में, भारत देश के इस विकास की यात्रा में छत्तीसगढ़ कहीं पीछे ना रहे और कदम ताल करते हुए भारत की विकास यात्रा में आगे बढ़ सके। इस दृष्टिकोण से आने वाले 22 वर्षों के लिए एक स्पष्ट रोड मैप, एक स्पष्ट विजन डॉक्यूमेंट हम तैयार करेंगे। इसका ऐलान हमारी सरकार के प्रथम बजट में हम लोगों ने किया था और यही प्रेरणा रही कि नरेंद्र मोदी जी अगर देश के लिए 2047 तक का विजन रख रहे हैं तो हमारा छत्तीसगढ़ इस विकास यात्रा में कहीं भी पीछे ना रहे। इस दृष्टिकोण से इस विजन डॉक्यूमेंट को बनाने का निर्णय हमारे मुख्यमंत्री जी ने लिया। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे कि भारत देश की आर्थिक यात्रा को बहुत बड़ी ऊंचाई तय करनी है। 2004 से 2014 तक हमारे ग्लोबल रैंक में, इकोनॉमी के हमारे ग्लोबल रैंक में कोई भी उछाल नहीं आ पाया। हम 10वें नंबर से 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था बने रहे, लेकिन हम सब ने देखा कि 2014 से 2024 के 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से आगे बढ़कर 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया और इस साल निश्चित रूप से भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। लगभग हम $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुके हैं और आने वाले वर्षों में लगभग 11-12% की रेट से कंपाउंडिंग होने का अनुमान दुनिया भर के अर्थशास्त्री भारत देश की अर्थव्यवस्था के लिए लगा रहे हैं। कई लोग 2047 तक 12% के कंपाउंडिंग रेट के हिसाब से 4 बार डबलिंग की भी कल्पना कर रहे हैं। इस दृष्टिकोण से हम $50 ट्रिलियन की जर्नी को भी पार कर सकते हैं। लेकिन एक बेसिक मिनिमम में एस्टीमेट लेकर भी चलूं तो इस बात में किसी को संदेह नहीं होगा कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनेगा और इस विकास यात्रा के दौरान हमारी देश की अर्थव्यवस्था निश्चित रूप से 30-35 ट्रिलियन डॉलर की जर्नी को निश्चित रूप से पार करेगा। प्रति व्यक्ति आय भारत देश का 18 से 20 हजार अमेरिकन डॉलर होगा।
निर्यात बढ़कर 8.7 ट्रिलियन डॉलर होगा। इस तरह के एस्टिमेशन भारत देश के लिए, पूरे देश के और पूरी दुनिया के अर्थशास्त्री लगा रहे हैं। इसी दृष्टिकोण से मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि 2000 में हमारे छत्तीसगढ़ की जो जीएसडीपी थी वो 21,000 करोड़ रुपए की थी, और जब हमारी सरकार आई तो हम लगभग 5 लाख करोड़ की जीएसडीपी पर खड़े थे। और हमने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में निर्णय लिया कि इन 5 सालों में हम अपनी जीएसडीपी को लगभग दोगुने तक पहुंचाएंगे और 5 लाख करोड़ की जीएसडीपी को 10 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने का हमने इन 5 सालों के लक्ष्य रखा है। इस प्रक्रिया में जब हम 12-13% की रेट से अगर कंपाउंडिंग करेंगे तो हम 2030 तक 11 से 12 लाख करोड़ की जीएसडीपी तक पहुंच सकते हैं, 2035 तक लगभग 20 लाख करोड़ की जीडीपी तक पहुंच सकते हैं, और 2047 तक 75 लाख करोड़ रुपए की जीएसडीपी के लिमिट को हम पार कर सकते हैं। हमारी अर्थव्यवस्था 2047 तक 15 गुना बढ़ते हुए 75 लाख करोड़ की जीडीपी को पार कर सकती है। इस विजन के साथ हमको इन्वेस्टमेंट, इस विजन के साथ हमको इंफ्रास्ट्रक्चर, इस विजन के साथ हमको इंडस्ट्रियल ग्रोथ, एग्रीकल्चरल ग्रोथ, टूरिज्म ग्रोथ सबको अचीव करने की आवश्यकता होगी। प्रथम बजट में जैसा कि हमने निर्णय लिया था कि विजन डॉक्यूमेंट हम तैयार करेंगे, उसी अनुरूप कार्यप्रणाली इसके लिए चालू हुई और उस दिशा में हम आगे बढ़ते गए। यह एक मार्गदर्शी दस्तावेज है और साथ ही ये केवल 2047 के 22 वर्षों की परिकल्पना नहीं करता, बल्कि कोई मेजरमेंट भी कर सके। हम मिड टर्म टारगेट भी इसके लिए सेट किए हैं और इस मिड टर्म टारगेट को भी हम लगातार अचीव करेंगे। इस दृष्टिकोण से हमने इस विजन डॉक्यूमेंट को तैयार किया है। 2030 तक के हमारे लक्ष्य क्या होंगे, 2035 तक के हमारे लक्ष्य क्या होंगे, इसका भी एक रोड मैप बनाने का प्रयास इस विजन डॉक्यूमेंट के माध्यम से किया गया है। जो विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने की प्रक्रिया थी वो पूरी तरह से लोगों के साथ पार्टिसिपेशन पर, पब्लिक पार्टिसिपेशन पर और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सहभागिता सुनिश्चित करने पर आधारित रही है। इसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी हमें अपना बहुमूल्य लगातार समय दिया और लगातार हम अलग अलग वर्गों के साथ कंसल्टेशन करते रहे। जो आज उपस्थित हैं उनमें से अनेक वर्गों के साथ हमने कंसल्टेशन किया, विभिन्न विधायकों को भी हमने डीओ लेटर लिखा, इंटेलेक्चुअल के साथ भी हमने लगातार चर्चा की और स्टीयरिंग कमिटी भी गठित करके लगातार उस पर हमने काम किया। राष्ट्रीय नीति आयोग के साथ हमने अनेक बैठकें की और मैं पुनः आदरणीय सुब्रमण्यम साहब को, जो हमारे छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस हैं और देश में आज सीओ नीति आयोग के रूप में कार्य कर रहे हैं, जो हम सब के लिए गर्व का विषय है, उन्होंने खुले मन से नीति आयोग के अपने सारे एक्सपर्ट्स को सारे कंसल्टेशन में, सारे जो भी हमारी एक्टिविटी थी उन सब में खुले मन से हमारा सहयोग किया और इस विजन डॉक्यूमेंट को बनाने में नीति आयोग भारत सरकार का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अलग अलग प्रकार से डिजिटल माध्यमों से, स्कूलों कॉलेजों में निबंध प्रतियोगिताओं से एक पोर्टल बनाकर अलग अलग तरीके से हमने लोगों के अभिमत प्राप्त किए और नागरिकों से लगभग 1 लाख सुझाव प्राप्त हमने किया है। उसके आधार पर यह विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है। इसके अलावा जो मैं बताना चाहूंगा कि जो इस विजन डॉक्यूमेंट के 6 थीम हैं, 6 अलग अलग थीम हैं। ये 6 थीम हमारे छत्तीसगढ़ की जो स्ट्रेंथ हैं, मैनेजमेंट में शॉर्ट एनालिसिस किया जाता है, उसमें स्ट्रेंथ जो है उन 6 बिंदुओं पर आधारित हमारे ये 6 हमारे विजन है। उद्योग को हमको मजबूती प्रदान करना, इनलैंड लॉजिस्टिक हमारा एक महत्वपूर्ण सेक्टर रहेगा, टूरिज्म हमारी संस्कृति जो कि विरासत को भी हमको आगे बढ़ाकर रखना है, उस दृष्टिकोण से उसे ध्यान देना, हर्बल प्रोडक्ट्स पर फोकस करना, एग्रीकल्चर, इन सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हमने काम किया है। जो इसके अलावा हमारे जो कमियां हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में जो विकास ज्यादा तेजी से हम नहीं कर पाए हैं, ऐसे 4 थीम को हमने लिया है। 6 हमारे स्ट्रेंथ से थीम लिया है हमने और 4 हमारे जो वीकनेस हैं, अभी हम जिसमें ज्यादा अचीव नहीं कर पाए हैं, उस तरह के 4 थीम लिए हैं। इस तरह से 10 थीम को लेकर के इस विजन डॉक्यूमेंट को तैयार किया गया है। ये 10 थीम पर आधारित इस विजन डॉक्यूमेंट के जो लक्ष्य हैं, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 3 इनेबलर्स हमने माना है। सारे एक्सपर्ट्स ने हमको सलाह दिया है
उसके आधार पर इन 3 इनेबलर्स पे हम काम करेंगे। सबसे पहला भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उस पर फोकस करना अत्यंत आवश्यक है। दूसरा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित जो गवर्नेंस है, टेक्नोलॉजी को लिवरेज करते हुए गवर्नेंस को इन्हांस करना, ये हमारा महत्वपूर्ण पिलर के रूप में, इनेबलर के रूप में मानकर हम ये विजन डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं। और आज पूरे देश भर में सभी राज्यों की स्थिति देख सकते हैं कि सभी राज्यों के इन्वेस्टमेंट की, कैपेक्स पर, पूंजीगत व्यय पर इन्वेस्टमेंट की, इंफ्रा पर इन्वेस्टमेंट की सीमा है। ऐसी स्थिति में पूरे देश के सभी राज्यों के लिए सभी एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा रोल होगा। तो इस तरह से 3 जो मेजर इनेबलर्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी को लिवरेज करते हुए गवर्नेंस और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, इन 3 इनेबलर्स के माध्यम से 10 थीम पर आधारित 2047 के लक्ष्यों की ओर हम तेजी से आगे बढ़ने की रणनीति लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो जनसंख्या का लाभांश है, जिसे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं, वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज दुनिया के सभी देश बूढ़े हो रहे हैं। जापान की आज औसत आयु 47 वर्ष है, यूरोप की आज औसत आयु 46 वर्ष है। ऐसी स्थिति में भारत देश की आज औसत आयु 29 वर्ष है और पूरी दुनिया डेमोग्राफिक डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से भारत की ओर निहार रही है। मैं छत्तीसगढ़ के संदर्भ में सभी को बताना चाहूंगा कि हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड और भी पुख्ता है। अगर भारत की औसत आयु आज 29 वर्ष है तो छत्तीसगढ़ की औसत आयु मात्र 24 वर्ष है। डेमोग्राफिक डिविडेंड को लेने के मामले में हम और अच्छी मजबूत स्थिति में हैं। ये हमारी रणनीति का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा पूरे भारत के संदर्भ में भी रहता है और छत्तीसगढ़ के संदर्भ में भी रहेगा। इस दृष्टिकोण से स्किलिंग, एजुकेशन, हायर एजुकेशन, इन सब पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक होगा। मैं एक प्रयास जो पिछले भाजपा सरकार के द्वारा 15 सालों में किया गया और अभी की सरकार के द्वारा किया गया, उसके संदर्भ में बताना चाहूंगा कि जो राष्ट्रीय स्तर के संस्थान हैं, जब हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था सन 2000 में, तो एक भी राष्ट्रीय स्तर का संस्थान हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं था। लेकिन 2018 तक हम देखते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में IIT, IIM, एम्स, HNLU, NIT, IIIT और सीपेट, ये 7 राष्ट्रीय स्तर के संस्थान आ गए। मैं आपको ये बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में पिछले 1.5 वर्षों में ही 3 राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों का छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ है। निफ्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, NFSU, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी और नीलेट, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, ये 3 राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों का आगमन पिछले 1.5 वर्षों में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। और आगे के लिए हम और नए जो राष्ट्रीय स्तर के संस्थान हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की बात करूं या इस स्कूल ऑफ प्लानिंग और आर्किटेक्ट की बात करूं, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक एंड एजुकेशनल रिसर्च की बात करें, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च की बात करें, इन राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों को लाना हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार का मेजर टारगेट है। इसके अलावा जो रोजगार आधारित उद्योग नीति आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आदरणीय लखन लाल देवांगन जी हमारे उद्योग मंत्री हैं, उनके द्वारा सन 2024 से 2030 तक के लिए नई औद्योगिक नीति लाई गई है। औद्योगिक नीति में पहले जो क्राइटेरिया होता था वो निवेश पर सब्सिडी आधारित होता था, जो छूट दिए जाते थे वो निवेश आधारित दिए जाते थे। लेकिन पहली बार छत्तीसगढ़ की उद्योग नीति जो 2024 से 2030 तक के लिए लागू की गई है, वो रोजगार जितना प्रोवाइड करेगा उसके आधार पर छूट देने की बेसिक स्ट्रेटजी को चेंज करने की कोशिश की गई है। उद्योग नीति का मूल आधार अब इन्वेस्टमेंट ना होकर एम्प्लॉयमेंट हो गया है। इसमें 1000 से अधिक रोजगार देंगे तो ये छूट, 5000 से अधिक रोजगार देंगे तो ये छूट, इस रणनीति के साथ नई उद्योग नीति को लागू किया गया है। दूसरे बजट में गति का कॉन्सेप्ट हम लेकर आए थे, उसमें आई का अर्थ इंडस्ट्रियल ग्रोथ है और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताना चाहूंगा कि मात्र 1.5 सालों में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने पिछले वर्ष एक साथ उद्योग विभाग की बची हुई सब्सिडी को 567 करोड़ रुपया एक साथ क्लियर करने का काम किया और दूसरे ही साल उद्योग विभाग की सब्सिडी को 4 गुना बढ़ाते हुए 1000 करोड़ किया गया है। और जो नई औद्योगिक नीति इतनी एग्रेसिव है, जो उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात जैसे राज्यों से भी कम्पीट करने की पूरी ताकत रखती है, इसमें आने वाले समय में
उद्योग के बजट को, उद्योग सब्सिडी के बजट को 8 से 10 गुना बढ़ाने के रणनीति के साथ हम काम कर रहे हैं, ताकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ और कैपेक्स से रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हम अचीव कर सकें और उसी से हम विजन 2047 के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। इस बजट के एक महत्वपूर्ण बिंदु को मैं रेखांकित करना चाहूंगा कि स्किल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य जब 2000 में बना था तो 2000 से 2025 तक 8 नर्सिंग कॉलेज, शासकीय स्तर पर 8 नर्सिंग कॉलेज बने थे। इस अकेले बजट में 12 नए नर्सिंग कॉलेजेस का ऐलान किया गया है, ताकि बहनों को स्किल बेस्ड करके उनके लिए अच्छे रोजगार के अवसर पैदा किए जा सके। इसी तरह से इसी बजट में 2000 से 2025 तक केवल एक शासकीय फिजियोथेरेपी कॉलेज था, जिसे बढ़ाकर इसी बजट में 6 नए फिजियोथेरेपी कॉलेज आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में रखा गया है। ये कौशल की दृष्टि से, युवाओं की दृष्टि से, ये डेमोग्राफिक डिविडेंड की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बड़े लक्ष्यों को निर्धारित करके हमारी सरकार काम कर रही है। 2047 तक जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, लोगों की जीवन जीने की प्रत्याशा है, उसे 68 वर्ष से बढ़ाकर 84 वर्ष तक ले जाना। MMR मातृ मृत्यु दर है, उसे 107 से घटाकर 10 तक लाना। स्टंटिंग जो ठिगनापन होता है, हाइट नहीं बढ़ पाता कुपोषण के कारण, उसे 30% से घटाकर 10% तक लाना। और IMR जो कि 20 से अभी अधिक है, उसे घटाकर 5 तक लाना। ये स्वास्थ्य की दृष्टि से टारगेट हैं। इसके अलावा हम अपनी स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार तो करेंगे ही, इसके अलावा हमारे छत्तीसगढ़ की कैपिटल को, इस आसपास के रीजन को मेडिकल टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप करने की रणनीति पर भी हमारी सरकार काम कर रही है। पिछले 1.5 वर्षों में ही बॉम्बे हॉस्पिटल का नवा रायपुर में आगमन हुआ है। मैं बताना चाहूंगा, सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल जो हमारी पिछली सरकार डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा स्थापित किया गया था, उसमें बांग्लादेश, उसमें श्रीलंका जैसे देशों से आज लोग इलाज कराने आते हैं और 37,000 से अधिक हार्ट सर्जरी को इस हॉस्पिटल ने अंजाम दिया है। पर्यटन को विकसित करना हमारी रणनीति का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। ओवरऑल सर्विस सेक्टर का ग्रोथ कराना हमारे छत्तीसगढ़ के पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत महत्वपूर्ण है। देश की जीडीपी में सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 55% है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ की जीडीपी में सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन मात्र 35% है। इसलिए पर्यटन, आईटी, इस तरह के मेडिकल टूरिज्म, वेडिंग डेस्टिनेशन, इस तरह के थीम को हमको डेवलप करने की आवश्यकता है, क्योंकि सर्विस सेक्टर में जब निवेश होता है तो तेजी से रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से पर्यटन हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक बड़ा थीम बनकर आगे आने वाले समय में उभरे, ये हमारी सरकार की रणनीति है। हम सभी को पता है कि बस्तर के धुड़माराज गांव को यूनाइटेड नेशन के वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 20 टूरिज्म विलेज के रूप में शामिल किया है। इसी तरह से नवा रायपुर एक वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में तेजी से डेवलप हो रहा है। नवा रायपुर में भारत सरकार के सौजन्य से फिल्म सिटी का भी निर्माण होने जा रहा है। पिछली औद्योगिक नीति में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है। होम स्टे पॉलिसी को भी अभी पिछले महीने भी हमारी सरकार ने लागू किया है। इस तरह से अलग अलग थीम से पर्यटन के माध्यम से अधिकाधिक रोजगार सृजन हमारी रणनीति का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। जैसे कि मोदी जी कहते हैं, विकास भी और विरासत भी। इस दृष्टिकोण से भी हम अपने विकास पैमाने को आगे लेकर जाएंगे। आर्थिक विकास की यात्रा में हमारी सांस्कृतिक जड़ें भी मजबूत हों, इसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। इस दृष्टिकोण से देवगुड़ियों का विकास, हमारे चारों शक्तिपीठ चंद्रपुर, डोंगरगढ़, रतनपुर, दंतेवाड़ा, चारों जगह विद्यमान शक्तिपीठों को भी विकसित करने का काम हमारी सरकार करने जा रही है। चंपारण प्रभु वल्लभाचार्य जी का जन्म स्थली है। गुजरात के कृष्ण मार्गियों के सबसे बड़े आराध्य का वो केंद्र है। सिरपुर बौद्धों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। डोंगरगढ़ में आचार्य विद्यासागर जी ने अपने देह का त्याग किया है। पेंड्रा रोड में रविंद्रनाथ टैगोर जी आए थे, अपने लंबे समय उन्होंने बिताया था। हम सबको पता है कि रायपुर में विवेकानंद जी ने कोलकाता के बाद सर्वाधिक समय व्यतीत किया है। इन हमारे सांस्कृतिक बिंदुओं को भी हम आगे बढ़ाएंगे और विकास भी, विरासत भी, इस नरेंद्र मोदी जी के मंत्र के साथ हम काम करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
खनिज की दृष्टि से हम सर्वाधिक अमीर धरती के लोग हैं। इस दृष्टिकोण से भी इस विजन डॉक्यूमेंट में हर चीजों को देखकर रणनीति बनाकर काम किया जा रहा है। बड़े गर्व के साथ मैं बताना चाहूंगा कि हमारे छत्तीसगढ़ में निर्मित स्टील से चिनाब का रेलवे ब्रिज बनता है। हमारे छत्तीसगढ़ में निर्मित एल्यूमिनियम से मंगलयान, चंद्रयान, तेजस जैसे फाइटर जेट में इस्तेमाल होते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में निर्मित सीमेंट से बांद्रा वर्ली सीलिंग बनता है। हमारे छत्तीसगढ़ की बिजली हजारों किलोमीटर दूर तक जाकर देश को रोशन करने का काम करती है। इन सब बिंदुओं पर ध्यान में रखते हुए हम निश्चित रूप से मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के काम करेंगे। स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। उसके स्ट्रेंथ और लिमिटेशंस दोनों को देखते हुए हम निश्चित रूप से आगे विकास रणनीति बनाकर काम करेंगे। इस मैप को मैं आप सब लोगों को देखने का आग्रह करूंगा कि ऊपर में आप देख सकते हैं कि रेलवे का मानचित्र बिहार के लिए है। बिहार का रेल नेटवर्क में आप देख सकते हैं कि कितना सघन रेल नेटवर्क है। इसी तरह से बंगाल में भी आपको बहुत सघन रेल नेटवर्क मिलेगा, क्योंकि बिहार से बंगाल से रेलवे मंत्री हुआ करते थे। लेकिन जब हमारे नीचे छत्तीसगढ़ के मैप को देखते हैं तो छत्तीसगढ़ में हमारे रेलवे का नेटवर्क बहुत ही पुअर है। तो भारत सरकार को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनका लगातार सहयोग मिल रहा है। और चाहे मैं खरसिया से लेकर परमल कसा तक के 8,000 करोड़ रुपए के नए रेलवे नेटवर्क की बात करूं, या रावघाट से लेकर जगदलपुर तक के नए रेलवे नेटवर्क की बात करूं, वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने प्रदान किया है। हमारा स्टेट लैंडलॉक स्टेट है, इसलिए हमको एक बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन हम एक लॉजिस्टिक हब के रूप में सेंट्रल इंडिया में बहुत मजबूती के साथ उभर सकते हैं। और विशेषकर मैं केंद्र सरकार का आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि उन्होंने रायपुर से विशाखापट्टनम, जो कि एक पोर्ट सिटी है, वहां तक रूट बनाने का काम किया है। इसी तरह से नेशनल हाईवे की दृष्टि से भी हमारा घनत्व बहुत कम है। राष्ट्रीय औसत 139 के बनिस्पत मात्र 71 है हम। इस दृष्टिकोण से भी हमको काम करने की आवश्यकता है। स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं विशेष रूप से जिक्र करना चाहूंगा कि इसी मानसून सत्र में कल आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आवास पर्यावरण विभाग के द्वारा स्टेट कैपिटल रीजन का विधेयक लाया जा रहा है। और एक बड़े अंचल को लेकर रायपुर, नवा रायपुर, बिरगांव, भिलाई, दुर्ग, राजनांदगांव जैसे बड़े अंचलों को जोड़कर स्टेट कैपिटल रीजन की प्लानिंग की जा रही है, ताकि स्टेट के लिए ग्रोथ इंजन का निर्माण किया जा सके। बिना हैदराबाद के, तेलंगाना के इकोनॉमी की हम कल्पना नहीं कर सकते, बिना बेंगलोर के हम कर्नाटक की इकोनॉमी की कल्पना नहीं कर सकते। उसी तरह का हमारा स्टेट कैपिटल रीजन, जो नेशनल कैपिटल रीजन की तर्ज पर तैयार किया गया है, उस दृष्टिकोण से हम विकसित कर रहे हैं। इनलैंड लॉजिस्टिक भी हमारे इस विजन डॉक्यूमेंट का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक कॉनकोर का जो प्रोजेक्ट हमारे नवा रायपुर में चल रहा है, उसकी एक लाइव तस्वीर है। और रायपुर विशाखापट्टनम लिंक हो जाने से, विशाखापट्टनम पोर्ट सिटी से जुड़ जाने से लैंडलॉक छत्तीसगढ़ के लिए के विकास को एक नई ऊंचाई मिल सकेगी। सूचना प्रौद्योगिकी, इस दिशा में काम करना भी बहुत तेजी से हमारी सरकार ने प्रारंभ किया है। एआई डेटा सेंटर नवा रायपुर में बनना प्रारंभ हुआ है। सेमीकंडक्टर का यूनिट स्थापित हुआ है। आईटी, केपीओ, बीपीओ सर्विसेज, इन पर भी बहुत तेजी से काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। कृषि उन्नति निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिए क्लस्टर अप्रोच लेकर हमारे बस्तर, सरगुजा में जो श्री अन्न है, मोदी जी ने जिसे एक नई ब्रांडिंग दी है, उसके महत्व को समझाया है। नेचुरल तरीके से हमारे आदिवासी भाई श्री अन्न का उत्पादन करते हैं। उसका वैल्यू एडिशन करना, उसको मार्केट से जोड़ना, उसकी प्रोसेसिंग करना, जैविक खेती को आगे बढ़ाना हमारे विजन डॉक्यूमेंट का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। दंतेवाड़ा जिले का एग्रीकल्चर क्षेत्र का 70% एग्रीकल्चर भूमि ऑर्गेनिक हो चुकी है, जो सिक्किम राज्य के ऑर्गेनिक क्षेत्र से ज्यादा है। इतनी बड़ी संभावना हमारे बस्तर, सरगुजा में ऑर्गेनिक फार्मिंग की है। इस संभावना को साकारित करते हुए कृषि विकास को नई ऊंचाई देने का प्रयास हमारी सरकार करने जा रही है। वन धन की दृष्टि से हमारे प्रदेश का 44% क्षेत्र वनों से आच्छादित है। वन्य उत्पादों के प्रसंस्करण को फोकस करते हुए इस दिशा में भी, इको टूरिज्म की दिशा में भी हमारी सरकार बड़ी छलांग आने वाले समय में लगाना चाहती है।
इनेबलर के रूप में मैंने गुड गवर्नेंस का भी जिक्र किया था, इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र किया था और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का जिक्र किया था। गुड गवर्नेंस के हम मानते हैं कि किसी भी विकास यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण इनेबलर है और यही हमारे विजन डॉक्यूमेंट का सबसे बड़ा थीम है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार द्वारा गुड गवर्नेंस के लिए उन्होंने अपने अंडर ही एक नए विभाग का गठन किया। इतनी उन्होंने गुड गवर्नेंस को प्राथमिकता दी है। अनेक क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी को प्रयोग करते हुए गवर्नेंस पर फोकस किया जा रहा है। डीरेगुलेशन को सर्वाधिक बढ़ावा देते हुए हम अभी नया कल एक विधेयक लाने जा रहे हैं। इस तरह के अलग अलग कामों पर, गुड गवर्नेंस से संबंधित कामों पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने फोकस किया है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि कोई भी विजन डॉक्यूमेंट किसी सरकार भर का नहीं हो सकता। कोई भी विजन डॉक्यूमेंट उसकी जनता का हो सकता है। कोई भी सरकार अपने से प्रयास करे तो एक सीमा तक ही सफलता मिल सकती है। जन जन जब इस विजन डॉक्यूमेंट से जुड़ते हैं तभी वो विजन सही मायनों में साकारित हो सकता है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का विजन यही है कि हर व्यक्ति अपनी जगह पर खड़ा होकर सोचे कि विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान क्या दे सकता है और उस थीम के साथ अपना सर्वोत्तम योगदान दे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, हमारी सरकार का यही उद्देश्य है। और किसी भी देश के विकास यात्रा में ये समय बहुत कम आता है। ये अवसर लिमिटेड समय के लिए ही होता है कि वो बड़ी छलांग मार सकता है। जापान का मैं उदाहरण देना चाहूंगा। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब उस पर न्यूक्लियर बम का प्रयोग किया गया, उसके बाद जापान लगभग बर्बाद सरीखे हो गया था। लेकिन वहां के लोगों ने फिर से अपनी ऊर्जा, अपनी ताकत को संजोकर सपने देखने की ताकत जुटाई और उस सपने देखने की ताकत के दम पर उन्होंने 1970 से लेकर 1995 तक के 25 सालों में अपनी अर्थव्यवस्था को 15 गुना से ज्यादा बढ़ाने का काम किया। इसी तरह से दुनिया के अनेक देशों का उदाहरण है, चाहे हम सिंगापुर की बात करें, चाहे हम साउथ कोरिया की बात करें, चाहे हम चीन की बात करें, चाहे जापान की बात करें। इन्होंने पिछले 50 सालों में ही ये करके दिखाया है। यही अवसर आज हमारे देश के सामने है। आज हमारे देश की औसत आयु 29 वर्ष है, हमारे छत्तीसगढ़ की औसत आयु 24 वर्ष है। आज हम ये काम कर सकते हैं, लेकिन 30 साल बाद जो लोग नेतृत्व कर रहे होंगे उनके पास ये अवसर भी नहीं होगा, क्योंकि उस समय हमारी पॉपुलेशन बूढ़ी हो चुकी होगी और हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। तो आज छत्तीसगढ़ के लिए, देश के लिए वो अपॉर्चुनिटी है। इसके लिए हम इस प्रतिबद्धता के साथ इस विजन डॉक्यूमेंट को पूरा करें। इसके इम्प्लीमेंटेशन पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी का पूरा जोर है और हम सब मिल करके, छत्तीसगढ़ का जन जन मिल करके इस विजन डॉक्यूमेंट को साकार करते हुए विकासशील छत्तीसगढ़ को, विकसित छत्तीसगढ़ बनाने में इस महायज्ञ में अपनी आहुति दे। यही मैं निवेदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बीसीजी से आए हुए आशीष जी को, हमारे सभी मंचासीन साथियों को, सभी विधायक गणों को, सभी सांसद गणों को, सभी पद्म श्री, पद्म भूषण से सम्मानित सदस्यों को, सभी हमारे शासकीय सेवकों को, हमारे सभी पत्रकार साथियों को, दूर दूर से पूरे अंचल से आए हुए सभी जनों को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। और लगातार भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की जो बात हो रही है और उसी से ये एक बात निकलकर सामने आती है कि भारत देश तभी विकसित एक राष्ट्र होगा जब प्रदेश यहाँ पर समृद्ध होगा, विकसित होगा। और उसी की एक बान के और बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन के माध्यम से विजन 2047 की एक झलकी माननीय मंत्री महोदय ने यहाँ पर दिखाई है। और हम आपको बता दें कि गुजरात के बाद छत्तीसगढ़ दूसरा ऐसा राज्य है जिसने यह बनाया है, यानी कि विजन 2047 बनाया है और इसे साल भर के भीतर ही तैयार ऐसे किया गया, इसका रोड मैप बनाया गया है। और इसमें इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि न सिर्फ आर्थिक सुदृढ़ीकरण बल्कि इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ की संस्कृति को भी सहेजने का काम किया गया है और सभी बिंदुओं का समावेश इसमें किया गया है। और चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर और अब हम उद्बोधन के लिए श्री BVR सुब्रमण्यम जी को आमंत्रित करते हैं कि आप कृपया आएं और अपना उद्बोधन दें। श्री BVR सुब्रमण्यम जी, CEO नीति आयोग, भारत सरकार। परमादरणीय मुख्यमंत्री जी, विधानसभा के अध्यक्ष महोदय, मंच पर बैठे उपस्थित सभी मंत्रीगण और महानुभाव और सभा में उपस्थित सभी लोग, ये अत्यंत खुशी का दिन है जब एक कार्य हम शुरू करते हैं
और जब उसका अंत दिखता है और आपके सामने उसका परिणाम नजर आता है तो अपने आप में एक अंदरूनी एक बहुत ही सुखद अनुभूति होती है। ये वह ऐसा एक दिन है। बड़ा काम करने बहुत लोग निकलते हैं लेकिन कभी भी अंत तक पहुंच नहीं पाते। ये मुझे बहुत गर्व की बात है कि नीति आयोग संस्था के रूप में और व्यक्तिगत मैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ का ही हूँ, यहीं का अधिकारी रहा हूँ, यही मेरी कर्मभूमि है, मैं अपने व्यक्तिगत रूप से भी जुड़ा था। यह कार्य नीति आयोग ने शुरुआत में ही मदद की थी, साथ में जुड़ा रहा और आज एक गर्व का दिन है कि राज्य सभी लोग, मुख्यमंत्री महोदय से शुरू होकर मंत्रीगण और सभी प्रजा मिलकर एक ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार किया है, एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है जो बहुत ही एस्पिरेशनल है, राज्य के लिए एक दिशा निश्चय करता है, राज्य के कहाँ पहुंचना है उसके लिए एक लक्ष्य दिखाता है। ये ऐसा डॉक्यूमेंट है और इसको सामने देखकर अत्यंत प्रसन्नता होती है। केवल 2-3 चीजें मैं कहना चाहूंगा। विजन के बारे में आपके वित्त मंत्री जी ने बहुत विस्तार से बताया है। पहली चीज जो खुशी की बात यह है कि यह विजन सरकारी विजन नहीं है, यह प्रजा का विजन है। 1 लाख से अधिक लोगों ने अपने सुझाव दिए हैं और इसको एक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके राज्य शासन ने लोगों से अपने सुझाव प्राप्त करके इसमें शामिल किया। ये बहुत ही गर्व की बात है। तो ये अमल होने में इसकी सफलता का ये पहला कदम है कि विजन पब्लिक का विजन बने, वो यह चीज। दूसरा, छत्तीसगढ़ में संभावनाएं अपार हैं। यहाँ बहुत ही नौजवान राज्य है। राज्य ही नौजवान नहीं, यहाँ के प्रजा भी बहुत नौजवान है। यहाँ पर संसाधनों की कमी नहीं है। हमने सब आपस में बातचीत करते सभी लोगों को लगता है यार इतना होने के बावजूद हम और आगे क्यों नहीं जा सकते। यह विजन रास्ता दिखाता है, न केवल लक्ष्य लेकिन वहां के लिए रास्ता, पाथवे भी दर्शाता है। तो इसलिए इसको अमल करना बहुत ही आवश्यक है और मुझे देखकर आश्चर्य ही नहीं होता है बट गर्व भी होता है कि जो यहाँ पर जो लक्ष्य रखे गए कि कृषि क्षेत्र को 10 गुना बढ़ाना 47 तक, इंडस्ट्री के मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र को 11 गुना बढ़ाना और सर्विसेज को 20 गुना तक बढ़ाना, ये बाकी राज्यों से भी ज्यादा यहाँ पर एस्पिरेशनल आपने लक्ष्य रखे हैं। एस्पिरेशन जब बहुत ऊंचे होते हैं तो निश्चित रूप में जो भी आप करेंगे आपने पहले जो सोचा था उससे अच्छा ही होगा। आप अगर कहीं भी गोली निशाना आकाश में लेंगे ना तो पेड़ के ऊपर तो जाएगी गोली, आप नीचे पहले ही गोली लगाने का अगर निशाना लगाते हैं तो गोली नीचे चली जाती है। तो ये जो आसमान में जो सपने खींच के वहां की तरफ सीढ़ी लगाकर जाने के लिए जो लक्ष्य रखा है उस दिशा में अगर एक स्थिरता के साथ एक नजर आज के ऊपर और एक नजर दूर की ओर रख के आगे बढ़ेंगे तो ये विजन निश्चित रूप से साकार होगा। बहुत अच्छा विजन है, इसको एक शेप दिया गया है। 2-3 चीजें मैं सुझाव के रूप में माननीय मुख्यमंत्री के सामने रखना चाहूंगा, सभी वरिष्ठ लोग यहां पर है। पहली बात, यह विजन को हर व्यक्ति तक पहुंचाना आवश्यक है। इसको एक 2 या 4 पन्ने का फ्लायर में बनाकर प्रदेश में करीब 3 करोड़ आबादी है तो 60-70 लाख परिवार होंगे। सभी परिवारों को यह विजन की प्रति एक फ्लायर के रूप में ये हमारा आपके लिए विजन है, यहां हम आपको ले जाएंगे, ये घर घर पहुंचाइए। ये एक राज्य ने किया है, मैं नाम नहीं लूंगा, बाकी कोई के दिमाग में नहीं आया है ये बात, या आप करिए, इससे लोगों को लगेगा। उसको एक ऐसा रूप दीजिए कि लोग अपने घर में उसको चिपका के रखे। इसका फायदा क्या है? ये पब्लिसिटी नहीं है, जब ये फिर ये एक जन आंदोलन के रूप में बदलता है। जिन जिन को ये मिलता है उसमें 25% लोग भी अगर इससे जुड़ जाते हैं, अपने आप ये विजन साकार होना शुरू होगा। ये हमने कहां से सीखा? ये माननीय प्रधानमंत्री से सीखा। वो उनका बार बार कहना होता है, जब तक विकसित भारत एक जन आंदोलन नहीं बनता तब तक देश विकसित नहीं होगा, और अगर जन आंदोलन बन जाता है तो देश अपने आप विकसित हो जाता है। हमको ये लगना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर सफल क्यों रहा? क्योंकि सभी लोगों के मन में एक भावना थी कि सिंदूर सफल होना चाहिए। तो उसी प्रकार विजन को अगर आपको साकार करना हो, एक फ्लायर के रूप में हर परिवार तक आप
क्योंकि अब विजन बन चुका है। 600-700 लोगों को प्रशिक्षित करिए, और इसमें शिक्षित लोग, यूनिवर्सिटी के लोग, स्कूल्स के हेडमास्टर, प्रिंसिपल, शासकीय कर्मचारी, और ये कोई एक पार्टी का विजन नहीं है, पूरा राज्य का विजन है। जनप्रतिनिधि इनको करके सबको बोले अपने इलाके में छोटी छोटी सभाएं करिए और विजन को वहां तक पहुंचाइए और सबको फ्लायर पहुंचाइए, ये एक अच्छी चीज। दूसरी चीज, ये विजन को आपने बहुत सारी वहां पर इनिशिएटिव्स देखी, बट इनको किसी तरह जुड़ के अगर आगे बढ़ने के लिए एक रूप दिया गया है 10 मिशंस में। तो मेरा सुझाव यह है कि ये मिशंस को जल्द ही शुरू कराइए, और मिशन करके मत छोड़िए, इसकी कुछ ब्रांडिंग करिए। ब्रांडिंग किसी व्यक्ति के नाम या किसी जगह का नाम, जिससे कि लोग उससे जुड़े। तो ये विजन 10 मिशन अगर शुरू होते हैं तो यकीन करिए 2 साल में हर व्यक्ति के दिमाग में ये घूमता रहेगा। शिक्षा मिशन है, स्वास्थ्य मिशन है, 10 इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग मिशन है, IT मिशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन है, हरिहर मिशन है, 10 मिशन है। इनको ब्रांडिंग करके ये मिशंस को जरूर शुरू करिए, और 10 मिशन के लिए 10 मिशन डायरेक्टर। तीसरा, ये विजन 25 साल का है, बीच में 2030 का भी लक्ष्य है, 35 का भी है और 47 का भी है। कई लोगों को लगता होगा 47 तक हम यहाँ रहेंगे नहीं रहेंगे, क्या उम्र होगी, लेकिन धीरे धीरे एक एक कदम से वहां हम लोग पहुंचते हैं। इसके लिए इसका क्रियान्वयन का मॉनिटरिंग के लिए एक छोटी सी बॉडी क्रिएट करिए। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक समिति रखिए, उसके नीचे चीफ सेक्रेटरी हो या जो भी हो, कोई वरिष्ठ मंत्री हो, उनकी एक समिति बनाइए, और उसके नीचे 8, 10, 20 लोगों का, बहुत बड़ा नहीं, एक पूरा विभाग की जरूरत नहीं है, एक बॉडी वहां रखिए। इसको विजन मॉनिटरिंग यूनिट बोलिए या विजन डिलीवरी यूनिट बनिए। वो हर विभाग को, हर अधिकारी को, देखिए जी मैं अधिकारी रहा हूं, अधिकारी बहुत आजाद रहता है, अधिकारी को चुनाव जीतना नहीं पड़ता है, वो हम किसी को अकाउंटेबल नहीं होते। जिस दिन हम परीक्षा पास करके आ गए, हम 60 साल तक फिर हम नौकरी करते जा सकते हैं। हम लोग तभी परफॉर्म करते हैं जब ऊपर से दबाव आता है, ये सच्चाई। 10% लोग होंगे जो स्वप्रेरित होते हैं, बट ज्यादातर लोग की आवश्यकता नहीं है। तो जब ये इस प्रकार की यूनिट बनती है, हर विभाग, हर अधिकारी को आउटपुट के लिए कोई मापदंड रखे जाते हैं, और उससे हर महीना या हर 3 महीने में पूछा जाता है कहां तक पहुंचे हो, आप समझ लीजिए आपका काम हो गया। इस विजन में जितने चीजें लिखी गई है उसमें आधा भी हो गए, मेरी गारंटी है ये 5 लाख करोड़ का जो आपका GDP है, ये 75 लाख तो पहुंच ही जाएगा। 75 लाख करोड़ बड़ी संख्या, आप समझने में मुश्किल है। मैं इसको व्यक्ति स्तर पे अगर उतारूं तो प्रति व्यक्ति 20 लाख रुपए हर वर्ष उसकी आय, 20 लाख रुपए प्रति व्यक्ति आय कितने लोगों के पास है आज छत्तीसगढ़ में? हम यहां मान रहे हैं कि 2047 तक हर व्यक्ति को होना चाहिए। तो इस प्रकार की अगर एक यूनिट को रखेंगे तो हम ये पक्का गारंटी है कि ये विजन प्राप्त होगा। मुझे बहुत ही खुशी है कि देश के पहले राज्यों में से एक है छत्तीसगढ़ जिन्होंने विजन बनाया है। मुझे विश्वास है कि जैसे विजन बनाने में आप अग्रणी रहे, इसके क्रियान्वयन में भी अग्रणी रहेंगे। नीति आयोग हमेशा आपके साथ रहेगा। मुझे एक्चुअली एक सुझाव आया था, बात कर रहा था, दुर्ग, भिलाई, रायपुर, इसका जो मेट्रोपॉलिटन रीजन है, इसके लिए एक योजना हम आपके लिए बनाएंगे। हमने मुंबई के लिए बनाया है, हमने बनाया मुंबई न्यूयॉर्क की तरह बने, एक बनारस के लिए बनाया, एक विशाखापट्टनम के लिए बनाया है और एक सूरत के लिए बनाया है। हमारी टीम लगेगी, 20-25 लोग आके यहाँ 3 महीने बैठ के इसको एक ग्लोबल सिटी बनाने का हम लोग मदद करेंगे। और यहाँ पर सभी बेसिक जो होनी चाहिए इसके लिए सब कुछ है। मैं फाउंडेशन ऑलरेडी है, बट एक दृष्टिकोण और उस वहां तक जाने के लिए क्या होना है ये बनाएंगे और ये हो जाएगा। और ये नहीं कि केवल रायपुर यहाँ होगा, उसके बाद वही टीम से अन्य जगह, क्योंकि हमको बिलासपुर वाला एरिया दिख रहा है दूसरा जो उसके लिए बनाया जा सकता है, ये बनाएंगे। और कहीं भी हो नीति आयोग हमेशा साथ रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री की बहुत ही करुणामय दृष्टि है छत्तीसगढ़ के ऊपर। वो बार बार पूछते रहते हैं राज्य अच्छा करे, अच्छा करे। तो उनके नेतृत्व में जो काम दिल्ली में हो रहा है उसी तरह अगर राज्य में भी काम हो, छत्तीसगढ़ विकसित छत्तीसगढ़ बनेगा और भारत विकसित भारत बनेगा। मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आज बहुत ही खुशी का अवसर है। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमें ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे बीच में माननीय मंत्री महोदय श्री टंकराम वर्मा जी का भी आगमन हो चुका है। आपके स्वागत के लिए हम श्री आशीष कुमार भट्ट जी को आमंत्रित करते हैं कि कृपया आप आएं और पुष्पगुच्छ से माननीय मंत्री महोदय का स्वागत करेंगे। श्री आशीष कुमार भट्ट, सदस्य सचिव राज्य नीति आयोग। श्री टंकराम वर्मा जी, माननीय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन के स्वागत के लिए श्री आशीष कुमार भट्ट जी, सदस्य सचिव राज्य नीति आयोग। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम उद्बोधन के लिए प्रोफेसर रमेश चंद जी से आग्रह करते हैं कि कृपया आप आएं और अपना उद्बोधन दें। प्रोफेसर रमेश चंद, माननीय सदस्य नीति आयोग, भारत सरकार। छत्तीसगढ़ प्रदेश के परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी, असेंबली, स्टेट असेंबली के चेयरमैन और भूतपूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी, छत्तीसगढ़ की असेंबली के कैबिनेट मिनिस्टर्स, मेरे कुलीग श्री सुब्रमण्यम जी, भूतपूर्व मंत्रीगण, विधायकगण, चीफ सेक्रेटरी और दूसरे सीनियर ऑफिसर्स, और आज के इस ऐतिहासिक दिन पर इकट्ठे हुए सभी आमंत्रित साथियों और मीडिया के मित्रों, मैं सर्वप्रथम प्रदेश के नेतृत्व को और प्रदेश की मशीनरी को और प्रदेश के सभी वासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपने जिस चीज के लिए हर एक आदमी एक स्वप्न देखता है कि मेरा जीवन पहले से बेहतर हो जाए, यदि कोई गरीबी में है तो वो उससे बाहर निकलना चाहता है, यदि किसी की इनकम एक महीने की 1 लाख है तो वो उसे 2 लाख करना चाहता है, तो इन सब को करने के लिए जो एक सिस्टेमैटिक तरीके से अप्रोच होनी चाहिए, प्रदेश ने उस अप्रोच को अडॉप्ट करके एक अपना अंजोर विजन 2047 जो तैयार किया है, उसके लिए आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। हम नीति आयोग में इस प्रोसेस के साथ जुड़े रहे हैं और हमने इसका जेनेसिस देखा है कि ये विजन 2047 इंडिया, विजन 2047 छत्तीसगढ़, विजन 2047 मध्य प्रदेश बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। ये आवश्यकता इसलिए पड़ी कि यदि हम उसी रेट से ग्रो करते रहे जिस रेट से पिछले पास्ट में हम ग्रो कर रहे हैं, तो शायद हमें एक बहुत खुशहाल और विकसित देश बनने के लिए 50-60 साल लग जाएंगे और 50-60 साल में 3 जनरेशन्स गुजर जाती हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने बहुत मंचों से हमेशा इस चीज पे बल दिया कि हमें इंक्रीमेंटल ग्रोथ का रास्ता छोड़कर ट्रांसफॉर्मेटिव ग्रोथ की ओर जो है वो जाना चाहिए, जिससे एक क्रांतिकारी बदलाव आ सके लोगों के जीवन में, लोगों की आर्थिकता में, देश की आर्थिकता में। तो संक्षेप में उन्होंने इसको एक बड़ा अच्छा रूप दिया कि 2047 में जब देश आज़ादी के 100 साल मना रहा होगा, तो हम इस तरह की कुछ विजन बनाएं और उसको अमली जामा पहनाने के लिए योजनाएं बनाएं, ताकि हम भी एक विकसित राष्ट्र जिसकी अब परिभाषा है कि जहां पर एवरेज इनकम लोगों की इंडिया की प्राइसेस के टर्म में जो है कोई 12-14 लाख रुपए हो, तो हम अपने देश को वहां पर लेकर जाएं। तो इसके 2 ही मुख्य पहलू हैं। पहला तो ये है कि हमने लोगों की एक इनकम जो है उसको अगले 22-23 साल में 6 गुना रियल सेंस में करना है। डॉलर की टर्म्स में जो है
उसको इनकम लेवल को जो वर्ल्ड बैंक की परिभाषा है एक हाई इनकम कंट्री की, उसके लेवल पर लेकर जाना है। दूसरा ये है कि देश की इनकम तब भी बढ़ सकती है यदि 20-25% लोग बहुत तेजी से अमीर हो रहे हों और एवरेज आपकी बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच गई, लेकिन साधारण जनमानस उसके जीवन में ज्यादा परिवर्तन नहीं आता। तो ये विकसित छत्तीसगढ़ या विकसित भारत में दो चीजें शामिल हैं। एक तो ये है कि एवरेज इनकम को विकसित देशों की इनकम के बराबर लेकर जाना, और दूसरा इंक्लूसिव ग्रोथ, सबका विकास, कि ऐसा नहीं कि उससे फायदा केवल 20% लोगों को मिले या 10% लोगों को मिले, सभी को, सबका विश्वास, सबका विकास, सभी के जीवन में एक परिवर्तन लाना। तो ये जो दूसरा गोल है इसका, ये ज्यादा चुनौतियों से भरा हुआ है पहले गोल की बजाय। लेकिन अब मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, चाहे ये मेरी नेचर है क्योंकि मैं प्रोफेसर रहा हूं बहुत साल, लेकिन मैं मोटी मोटी इसकी कुछ चीजें आपको आपसे शेयर करना चाहूंगा कि यदि छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनना है तो उसे मोटा मोटा क्या करना होगा। तो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने जो प्रेजेंट किया, जिसे मैं समझने की कोशिश कर रहा था, जो मुझे समझ लगी वो ऐसा है कि यदि पास्ट के 10-15 साल में आपका जो ग्रोथ रहा है, अब आपने उसको आगे को डबल करना है। ये इनबिल्ट है उनकी कैलकुलेशंस में कि यदि पास्ट में आपकी ग्रोथ रेट 10-11% रही है तो अब फ्यूचर में आपके ग्रोथ इकोनॉमी की उससे 2 गुना होनी चाहिए। ये एक पहला है। और दूसरा उसमें ये है कि यदि आपको वो हासिल करना है तो आपको क्या करना चाहिए, मैं उस पर आता हूं। इसकी दूसरी साइड इंक्लूसिव ग्रोथ के सभी को एक जो है इससे फायदा मिले, वो इसलिए भी चुनौतीपूर्ण है कि छत्तीसगढ़, यदि हम देखें गरीबी रेखा से नीचे जो आबादी है, तो जो प्रदेश के 4 प्रदेश हैं उन टॉप में हिस्टोरिक ऐतिहासिक कारणों से छत्तीसगढ़ भी जो है आता है। और जो लोग पहले पिछड़े हुए हैं उनको और भी तेज गति से आगे प्रोग्रेस करना है। तो उसके लिए प्रदेश के लिए ये चुनौती होगी कि यदि बाकी प्रदेश 15% से ग्रो कर रहे हैं तो आपको उनसे ज्यादा ग्रोथ रेट चाहिए, तभी आप रिलेटिव टर्म्स में उनसे आगे हो पाएंगे। पहले गोल को हासिल करने के लिए कहां से बीज बोया जाता है? वो बीज बोया जाता है इन्वेस्टमेंट से। ग्रोथ जो है, इकोनॉमी की ग्रोथ 15%, 20%, वो इस बात पर निर्भर करती है कि देश में निवेश क्या हो रहे हैं। जैसे कृषि में फसल के उत्पादन का पहला सोर्स है कि आप बीज बोते हैं या नहीं बोते, ऐसे ही इकोनॉमी की ग्रोथ का बीज है इन्वेस्टमेंट। तो ये सबसे पहले मुझे लगता है कि प्रदेश को ये अटेंशन पे करनी पड़ेगी कि यदि हमने अपनी इकोनॉमी को इतने ट्रिलियन पे लेकर जाना है तो उससे हमें लगभग 4 गुना इन्वेस्टमेंट इस प्रदेश में चाहिए होगी। उसके लिए हम उसको ध्यान दें। इंक्लूसिव ग्रोथ जो है, जो हमारा सपना है कि हर एक आदमी खुशहाल हो, वो आती है क्या लोगों को कारोबार के अवसर मिलते हैं, क्या लोगों को जॉब मिलता है। तो वो जो भी है कि कारोबार के अवसर हो चाहे जॉब हो, कि हर एक आदमी को एक इनकम अर्न करने की एक पॉसिबिलिटी मिले। तो ये एक दूसरा है कि इस एस्पेक्ट पर हम विशेष तौर पर ज्यादा से ज्यादा इसको हम इस पर ध्यान दें। और इस दूसरे उद्देश्य को हासिल करने के लिए ये भी बहुत जरूरी हो जाता है कि प्रदेश लेबर इंटेंसिव सेक्टर की ओर ज्यादा एम्फेसिस दे। जो चौधरी साहब ने भी प्रेजेंट किया एग्रीकल्चर का, तो एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा लेबर इंटेंसिव है। यहाँ फीमेल का वर्क पार्टिसिपेशन रेट देश के सभी प्रदेशों से ज्यादा है। तो इसलिए भी इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए
कृषि पर, फूड प्रोसेसिंग पर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर पर, लेदर सेक्टर पर, ये ज़्यादा लेबर इंटेंसिव सेक्टर है कंपेयर टू जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है या उस तरह के सेक्टर हैं। तो इन चीज़ों पर भी हम थोड़ा ज़्यादा यदि ध्यान दें तो हम उस गोल को हासिल कर सकते हैं। दूसरा ये है कि हमें लोगों को प्रेरणा देने के लिए हम दूसरे प्रदेशों का एक्सपीरियंस देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि इतिहास बदलता नहीं, इतिहास अक्सर बदलता है। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आज से 25 साल पहले यदि हरियाणा की पर कैपिटा इनकम आप देखें तो देश की जो एवरेज थी वो उसके आसपास थी, लेकिन उसके कुछ सालों बाद हरियाणा देश का सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम वाला प्रदेश बना और अब उसकी प्रति व्यक्ति आय 45% है। तो हमें ऐसी उदाहरणें अपने देश में भी मिलती हैं, विदेश में भी मिलती हैं कि जब आज़ादी मिली तो चाइना की पर कैपिटा इनकम हमारे से कहीं कम थी, लेकिन पिछले 30-35 साल में उसने इतनी प्रोग्रेस की कि वो दुनिया के बहुत देशों को छोड़कर आगे चला गया है। तो ये सब चीजें पॉसिबल हैं, ये हमें कॉन्फिडेंस देती हैं कि यदि कोई और कर सकता है, हमारे दूसरे प्रदेश कर सकते हैं, तो हम भी इसको कर सकते हैं। और मैं ये भी समझता हूं कि विजन बनाना अति जरूरी है और अति सरल भी है। जो आप ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हैं, जो गोल अचीव करना चाहते हैं, ये उसकी पहली कड़ी है, सबसे पहला ये कदम है। ये सबसे सिंपल है लेकिन जरूरी है, लेकिन इतना ही कठिन है इसको अमली जामा पहनाना, इसको ग्राउंड पे उतारना और इस तरह की ग्रोथ जिसकी हम कल्पना करते हैं या आकांक्षा करते हैं उसे हासिल करना। तो उसके लिए जो हमारे सीओ साहब ने कहा कि आपको एक रणनीति बनाकर चलना पड़ेगा टाइम का लॉस किए बिना, तो उसके लिए हमें बहुत खुशी होगी कि जैसे आपने हमें सहभागी बनाया इस विजन को तैयार करने के लिए। यदि इम्प्लीमेंटेशन में भी आप सोचते हैं कि हमारे डोमेन एक्सपर्ट्स एग्रीकल्चर या साइंस या हेल्थ या इकोनॉमी में आपको कोई योगदान कर सकते हैं, हमें उसे करके बहुत बड़ी खुशी मिलेगी। और लास्ट बात मैं एक करना चाहता हूं कि मैं कई बार देखता हूं कि जो प्रदेश हमारे मिनरल से रिच थे, जहां मिनरल बहुत ज्यादा होते थे, वो विकास में पिछड़ क्यों गए? मिनरल की तो बहुत वैल्यू होती है, बॉक्साइट है, कॉपर है, स्टील है, आयरन है, उन्हें तो आगे होना चाहिए, तो वो पीछे क्यों रह गए? तो 2 इकोनॉमिस्ट थे मुख्यमंत्री जी, उन्होंने आज से बहुत साल पहले एक स्टडी किया कि अफ्रीका के जो देश मिनरल में बहुत रिच थे, डायमंड पैदा करते थे, गोल्ड पैदा करते थे, वो गरीब क्यों रहे और कुछ दूसरे देश अमीर कैसे हो गए? तो उनका कंक्लूजन ये था, मैं बहुत विस्तार में नहीं जा रहा, कि जो देश प्राइमरी प्रोडक्शन में फंसे रहते हैं, प्राइमरी प्रोडक्शन में ही फोकस करते हैं, वो हमेशा ही गरीब रहते हैं। लेकिन जो देश उसके ट्रेड में इन्वॉल्व होते हैं, जो उसके वैल्यू एडिशन में इन्वॉल्व होते हैं, वो बहुत अमीर हो जाते हैं। तो आपके पास मिनरल है, तो हम कुछ ऐसा सिस्टम बनाएं कि यहां से मिनरल जो है वो बिना वैल्यू एडिशन के बाहर नहीं जाएगा। तो अपने आप ही आप देखोगे कि उसमें एक ग्रोथ इनबिल्ट होके जाना पड़ा। और आपने जो ये आकांक्षा बनाई है कि हम विकसित भारत बनेंगे, ऐसा हो सकता है। तो मैं एक रविंद्रनाथ टैगोर जी के नॉवल से एक शेयर करना चाहूंगा। तो उन्होंने एक बार ये कहा था कि मैं बहुत गरीब था, लेकिन मेरा पड़ोसी जो है उसके पास बहुत बड़े बागान थे, वो बहुत अमीर था, और जब भी मेरा दिल करता था फल खाने के लिए, मैं अपने पड़ोसी की ओर देखता था, वो ऐसे जो फालतू आलतू होता था वो मेरी ओर फेंक देता था, मैं उसी में संतुष्ट होके जीने लगा कि मुझे तो पड़ोसी से फल मिल जाता है। He said, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि पड़ोसी ने मेरे ओर फल फेंकने बंद कर दिए, तो मुझे परेशानी होने लगी, बहुत परेशानी होने लगी। तो एक दिन जुंझलाहट में जब मैंने अपनी छाती फाड़ी, तो मैंने देखा कि मेरे अंदर वो खजाना छुपा हुआ है जिससे 1/10 भी मेरे पड़ोसी के पास नहीं है।
तो आपकी प्रदेश में वो खजाना मेरे हिसाब से जो है छुपा हुआ है, आप उसको पहचान के इस विजन को हासिल करने की ओर चलेंगे तो मुझे पक्का यकीन है कि आप इसको हासिल कर पाएंगे। मेरी ओर से आपको इस पाथ पर चलने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सदस्य नीति आयोग भारत सरकार। और अब हम पूरे सम्मान के साथ डॉक्टर रमन सिंह जी को आमंत्रित करते हैं कि कृपया आप आएं और अपना उद्बोधन दें। डॉक्टर रमन सिंह जी, माननीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा। छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 इस विजन डॉक्यूमेंट के विमोचन के अवसर पे उपस्थित हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय साहब, माननीय सदस्य नीति आयोग प्रोफेसर रमेश चंद जी, सीओ नीति आयोग श्री सुब्रमण्यम साहब, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी, माननीय वरिष्ठ मंत्री रामविचार नेताम जी, केदार कश्यप जी, माननीय मंत्री ओपी चौधरी जी, वित्त मंत्री दयालदास बघेल जी, माननीय मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े जी, श्याम बिहारी जायसवाल जी, टंकराम जी, सभी मंत्रीगण, हमारे वरिष्ठ सांसद ब्रिजमोहन जी, मुख्य सचिव अमिताभ जी, डॉक्टर के सुब्रमण्यम, माननीय सदस्य राज्य नीति आयोग और सभी आमंत्रित विशेषज्ञ, विधायक, सांसद और हमारे सभी साथी। छत्तीसगढ़ विजन 47 और इसकी भूमिका जिस प्रकार माननीय चौधरी जी ने नीति आयोग के साथ मिलकर जो डॉक्यूमेंट पेश किया है, निश्चित रूप से ऐसी सीढ़ी का निर्माण करने में ये डॉक्यूमेंट मदद करेगा जब छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान के विकसित राज्य की श्रेणी में पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पे आने की कल्पना को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। करेगा नहीं करेगा, मगर उस कल्पना को सामने रखकर ये विजन बनाया गया है। क्योंकि छत्तीसगढ़ को हमने सभी पुराने लोग हैं, जिस छत्तीसगढ़ को दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था, जो छत्तीसगढ़ सीपीएन बरार में नागपुर हमारा कैपिटल हुआ करता था, 56 के बाद जो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में जाके भोपाल जिसकी राजधानी हुआ करती थी, कितनी लंबी यात्रा। और जब हम उस लंबी यात्रा में देखते हैं छत्तीसगढ़ पीछे से पीछे होता गया, क्योंकि छत्तीसगढ़ भोपाल और नागपुर से बहुत दूर था, भाषा के आधार पे भी, भौगोलिक दृष्टि से भी मध्य प्रदेश के साथ कभी समरस नहीं हो पाया। और बीमारू राज्य की श्रेणी में यदि 2000 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ निर्माण नहीं किया होता, आज भी हम बीमारू राज्य की श्रेणी में रहते। अटल जी की वजह से छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ। आज जिस मुद्दे को लेकर हम बात कर रहे हैं, 15 साल मैंने मुख्यमंत्री के नाते छत्तीसगढ़ को कई रूप में देखा है। मैंने मिट्टी का नेशनल हाईवे छत्तीसगढ़ में देखा है। मैंने छत्तीसगढ़ के अंदर सड़कों की दुर्दशा देखी है। छत्तीसगढ़ के अंदर ऐसे थाने थे कि कोई इधर से निकल के उधर चले जाए। मैंने ऐसे छत्तीसगढ़ को देखा है जहां थाने लूटे जाते थे। थाने लोगों की सुरक्षा के लिए थी, मगर छत्तीसगढ़ में थाने लूटे जाते थे। वो छत्तीसगढ़ रहा जो गरीबी 5 लाख से 10 लाख पलायन करने वाला छत्तीसगढ़, गरीबी से जहां मौत होती थी वो छत्तीसगढ़, जहां भूख और प्यास से लोग तड़प तड़प के अनाज के बिना जिनकी मौत होती थी। ये सारी कहानियों को पीछे भुलाते हुए 2000 के बाद जो यात्रा शुरू हुई, वो यात्रा
माननीय अटल जी ने राज्य का निर्माण किया और मोदी जी इस विकास के सपना को पूरा कर रहे हैं और उसका क्रियान्वयन करने की जवाबदारी विष्णुदेव साय जी के ऊपर है, जिसका क्रियान्वयन चौधरी जी और सारे मंत्रीगण करेंगे। निश्चित रूप से ऐसा हमारा छत्तीसगढ़, जहां दुर्ग है, रायपुर है, भिलाई है विकसित क्षेत्र, मगर वहीं अबुझमाड़ भी है, वहीं बलरामपुर जैसे दूरस्थ अंचल भी है, वहीं कनेक्टिविटी का आज भी बड़ी चुनौती हमारे साथ है। उनको एड्रेस करने के लिए, जैसे नीति आयोग के माननीय सदस्य ने बताया कि हमारा जो आज का जो इन्वेस्टमेंट छत्तीसगढ़ के अंदर बजट हम ईयरली बनाते हैं या अलग अलग सेक्टर में हम खर्च करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करके 4 गुना बढ़ाने की जरूरत है। 4 टाइम जीडीपी ग्रोथ को डबल, एक छोटा मोटा टारगेट नहीं है ये बहुत बड़ा और बहुत चुनौतीपूर्ण टारगेट है, जिसको सुनकर ये लगता है कि ये टारगेट को पूरा करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेना है। और जो विजन में 13 थीम दिए गए हैं, हेल्दी एंड हैप्पी छत्तीसगढ़, टूरिज्म एंड कल्चर इनोवेशन, स्टेट ऑफ आर्ट, एजुकेशन एंड स्किल्स, डिजिटल इंगेज सिटीजन, स्टील एंड इंडस्ट्री ड्रिवन इकोनॉमी, क्लीन एंड ग्रीन छत्तीसगढ़, न्यू जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, लीडरशिप इन इन्वेस्टमेंट, फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर, ट्राइबल वेलफेयर इन इक्विटी, आर्ट एंड कल्चर की पहचान, विमेन एम्पावरमेंट, गवर्नेंस फॉर लास्ट मिल डिलीवरी। ये 13 बिंदु जो बताए हैं और जिसमें एक बड़ा लक्ष्य कि आज की 5,12,000 की जो इकोनॉमी है, जीडीपी है, उसको बढ़ा के 2047 में 75 लाख करोड़ की इकोनॉमी तक पहुंचाना। 75 लाख की इकोनॉमी। और जीडीपी में जो एक विषय अभी चर्चा में और बातचीत में माननीय रमेश चंद जी ने कहा, वो बिल्कुल सही विषय पे सही जगह उंगली रखा। उन्होंने जिस बात को कहा कि स्टील है हमारे पास, एल्युमिनियम है हमारे पास, कोयला है हमारे पास, छत्तीसगढ़ में बिजली के उत्पादन की संभावना है, छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट है देश का सर्वश्रेष्ठ, 2% की आबादी वाला छत्तीसगढ़, 17% मिनरल है छत्तीसगढ़ के पास, उसके बाद भी भूखा और पलायन करने वाला छत्तीसगढ़ कहलाता क्यों था? वैल्यू एडिशन विद इन स्टेट। मुझे जब यहां पे पॉलिसी बनाने का अवसर मिला था माइनिंग के, तो मैंने कहा स्टील यहां से आयरन ओर नहीं जाएगा, जिसको भी इंडस्ट्री लगाना है छत्तीसगढ़ में स्टील का, वो यदि आता है तो उसको माइन दिया जाए। जब तक ये पॉलिसी का क्रियान्वयन हुआ तो कुछ बड़े कारखाने भी आए, कुछ छोटे कारखाने भी आए। अब वैल्यू एडिशन की बात सबसे जरूरी है। नई पीढ़ी, आईआईटी आ गया, आईआईएम आ गया, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी आ गया, सारे नेशनल इंस्टीट्यूट हमारे आ रहे हैं, इनका उपयोग करके और स्किल अपग्रेडेशन, कौशल उन्नयन, कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट आने के पहले सबसे पहले इन्वेस्टमेंट वाले जो भी आता है वो सबसे पहली बात करता है कि छत्तीसगढ़ में स्किल की क्या पोजीशन है। पहले से बहुत बेहतर हुए हम, उसको और बढ़ाने की जरूरत है और उस पर आगे बढ़ने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि जो इसका बड़ा टारगेट जो दिख रहा है, जिसमें एमएमआर को, मातृ मृत्यु दर को 137 से घटा के 10 तक लाना, वर्तमान साक्षरता को 78% से 99.9%, 100% साक्षरता का टारगेट। कितने स्कूल, कितने कॉलेज, कितने प्राइमरी स्कूल होंगे, इसके लिए जो रोड मैप बन रहा है, ये अंतिम परिणाम है। इस परिणाम में आने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जाएंगे, वो उसका एक डिटेल्स उस पर बातचीत होगी। वो चाहे जीडीपी, उद्योग का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, सेवा क्षेत्र हो, जो ग्रोथ है, हमारा लक्ष्य जो है कहीं 11% है, कहीं 21%, 21 गुना परसेंट नहीं, 21 टाइम। एक बहुत बड़ा लक्ष्य लेके ये बहुत बड़ा विजन आज चौधरी जी ने रखा। इतना जबरदस्त विजन डॉक्यूमेंट है कि इसके एक एक पैरा में ऐसे विशेषज्ञ बैठे हैं जिनके सामने मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, मगर मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि छत्तीसगढ़ के संदर्भ में
छत्तीसगढ़ को जैसे हमने देखा और छत्तीसगढ़ आज जिस स्थिति में है उसको आगे बढ़ाने के लिए जो ये पीढ़ी काम कर रही है उसके ऊपर सबसे बड़ी जवाबदारी है, जो सरकार में भी है और जो सामने बैठे हुए छत्तीसगढ़ की चिंता करने वाले आप जैसे हजारों सैकड़ों लोग आए हैं। हम सब मिलके छत्तीसगढ़ के इस विजन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय महोदय। और अब बढ़ते हैं आगे और अब बारी है उन्हें सुनने की जिनके मार्गदर्शन में निरंतर छत्तीसगढ़ विकास के पथ पर अग्रसर है और उत्तरोत्तर प्रगति भी कर रहा है। हम पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित करते हैं माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री विष्णुदेव साय जी को कि आप आए और अपना उद्बोधन दें। माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज का ये दिन छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का भी दिन है, खुशी का भी दिन है और ऐतिहासिक दिन भी है। आज हम लोग छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 के विजन डॉक्यूमेंट का विमोचन कर रहे हैं और ऐसे अवसर में हम लोगों के बीच मंच में विराजमान हैं हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, केंद्रीय नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद्र जी, केंद्रीय नीति आयोग के सीईओ श्री BVR सुब्रमण्यम जी, हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री विजय शर्मा जी, प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री श्री रामविचार नेताम जी, मंत्री श्री केदार कश्यप जी और हमारे प्रदेश के बहुत ही ऊर्जावान वित्त मंत्री जिनके नेतृत्व में हम लोग विजन डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं से श्री OP चौधरी जी, मंत्री श्री दयालदास बघेल जी, मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी, मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी, हमारे रायपुर के लोकप्रिय सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी, प्रदेश के CS श्री अमिताभ जैन जी, हमारे राज्य नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर के सुब्रमण्यम जी, राज्य नीति आयोग के सभी पदाधिकारीगण, अधिकारीगण, हमारे सभी अधिकारीगण, हमारे सभी सांसदगण, विधायकगण, सम्भ्रांत नागरिक बंधु और मीडिया के साथियों, जैसे मैंने कहा कि आज का ये दिन खुशी का भी, गौरव का भी और ऐतिहासिक दिन भी है। इस अवसर पर मैं आप सभी लोगों का, आप सब लोग समय निकालकर यहाँ पर पधारे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते आप सब लोगों का हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और मंच में विराजमान सभी हमारे नेतागण का विशेष रूप से अभिनंदन स्वागत है। और केंद्रीय नीति आयोग से पधारे हमारे रमेश चंद्र जी और सुब्रमण्यम जी का विशेष उनका स्वागत, उन्होंने समय निकालकर इस क्षण पर सहभागी बने हैं। और आप सबने, हमारे प्रदेश के ऊर्जावान वित्त मंत्री श्री OP चौधरी जी ने विजन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से आप सब लोगों के सामने में रखा है। आप सब लोग उससे परिचित भी हो गए हैं और इसके लिए मैं हमारे वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, हमारे राज्य नीति आयोग के सभी अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने बहुत मेहनत की, अनेकों जगह बैठक करके और विभिन्न वर्ग के लोगों के साथ
राय मशविरा करके करीब 1 लाख लोगों को इसमें सहभागी बना के ये विजन डॉक्यूमेंट तैयार किए। कई जगहों में मुझे स्वयं भी बुलाए और मुझे भी शामिल होने का सौभाग्य मिला और केंद्रीय नीति आयोग के साथ भी बैठकें हुई। आदरणीय सुब्रमण्यम जी का मार्गदर्शन कई बार मिला और जब जब हम दिल्ली में मिलते थे तो यहाँ के विजन डॉक्यूमेंट के विषय में आप तारीफ करते थे। और इतना ही नहीं, अभी पिछले महीने हम केंद्रीय नीति आयोग का बैठक अटेंड किए थे जिसका अध्यक्षता माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी करते हैं। तो वहां पर भी हमने रेखांकित किया था कि आपने जो 2047 तक विकसित भारत का संकल्प लिया है तो हम लोगों ने भी 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ के लिए विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है। तो हम लोगों की तारीफ हो रही थी। तो आप सबको मालूम है, डॉक्टर साहब बता भी रहे थे कि आज से 25 साल पहले छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या थी। यहाँ पर लोग भूखे मरते थे, कई टाइम बच्चों को उपवास होना पड़ता था, कोदो कुटकी महुआ खाना पड़ता था। और हमको मालूम है, हम जब मध्य प्रदेश में विधायक थे तो एक बार हमारे जसपुर क्षेत्र में लोग भूख से मरे थे और विधानसभा की टीम जांच के लिए आई थी। तो यही स्थिति छत्तीसगढ़ में होता था। लेकिन जब 1 नवंबर 2000 को श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किए और उसके बाद 2003 के पहले विधानसभा चुनाव में यहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सरकार में बैठाया। डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री बने और उनके नेतृत्व में यहाँ से भूख भी भागा और आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह चाउर वाले बाबा के नाम से विख्यात भी हुए और पूरे छत्तीसगढ़ में चहुमुखी विकास हुआ, सड़क बिजली पानी सब कुछ बना। तो यही स्थिति छत्तीसगढ़ की थी और 25 वर्षों में चूंकि हम सब लोग रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं और 25 वर्षों में ज्यादातर उस समय 15 साल और आज हम लोग 1.5 वर्षों से तो 16.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर सरकार है। तो जो भी विकास आज छत्तीसगढ़ का हुआ है हम कह सकते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। और अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक विकसित भारत खड़ा करने का संकल्प लिया है और 11 वर्षों में जिस तरह से उन्होंने काम किया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको मूल मंत्र मानते हुए आज दुनिया में भारत का मान और सम्मान बढ़ा है। और आदरणीय चौधरी जी बता रहे थे कि 4 से लेकर 14 तक 10 वर्षों में जब यूपीए की सरकार थी केंद्र में तो स्थिर आर्थिक क्षेत्र में सरकार स्थिर हो गई थी, 10वें के 10वें नंबर में थी। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो पहले 10 साल में 5वें स्थान पर इस देश को आर्थिक क्षेत्र में लाके खड़ा किए और आज जब 11वें साल में वो प्रवेश किए प्रधानमंत्री के रूप में तो 5वें से 4थे स्थान पर लाके खड़ा कर दिए हैं। तो पूरे देश को भरोसा है कि आने वाला 2047 तक ये भारत देश विकसित भारत के रूप में खड़ा होगा। और विकसित छत्तीसगढ़ के लिए जो भी विजन डॉक्यूमेंट है वो सबको प्रेजेंटेशन के माध्यम से हमारे ऊर्जावान वित्त मंत्री जी ने रखा है। और ये छत्तीसगढ़ में अपार संभावना है। भगवान ने बहुत मेहरबानी करके छत्तीसगढ़ राज्य को बनाया है। खनिज संपदा से भरपूर है हमारा छत्तीसगढ़। 44% भूभाग वनों से आच्छादित है। आज सैकड़ों तरह के यहाँ पर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है। यहाँ की मिट्टी भी उर्वरा शक्ति से भरपूर है, मेहनत का किसान है, तो बहुत तरक्की कर सकता है हमारा छत्तीसगढ़। और इसके लिए ये विजन डॉक्यूमेंट मील का पत्थर साबित होगा और हम लोगों को आगे बहुत विकास करना है।
2030 तक स्टील का जो निर्माण आज 28 मिलियन टन है, उसको बढ़ा के हम लोग को 2030 तक 45 मिलियन टन करना है। और आदरणीय चौधरी जी बता रहे थे कि जो देश का सबसे ऊंचा ब्रिज बना है चिनाब नदी में, वो हमारे छत्तीसगढ़ के स्टील से बना है। ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही गौरव का विषय है। आने वाले समय में हम लोग को जो कोयला का उत्पादन आज 207 मिलियन टन है, उसको 437 मिलियन टन तक आगे ले जाना है। आज हम लोग जो विद्युत उत्पादन कर रहे हैं और आज दूसरे स्थान में हमारा ये प्रदेश है देश में। आने वाले 2030 तक हम लोग 30,000 अतिरिक्त मेगावाट बिजली पैदा करने वाले हैं। अभी पिछले दिनों में जो हम लोग की नई औद्योगिक नीति आई है, उसमें 3 लाख करोड़ का निवेश ऊर्जा के सेक्टर में हम लोग को प्राप्त हुआ है। तो 30 तक हम लोग 30,000 मेगावाट बिजली अतिरिक्त पैदा करेंगे और उत्पादन के मामले में पूरे देश में हमारा ये प्रदेश पहले स्थान पर आ जाएगा। आज यहाँ पर जो 46 मिलियन टन आयरन ओर उत्पादन करते हैं, इसको 2030 तक हम लोग को 100 मिलियन टन तक पहुंचाना है। आज रेलवे के सेक्टर में 1853 से लेकर 2014 तक मात्र 1100 रूट किलोमीटर रेल लाइन बनी थी। इसको 2030 तक हम लोग को बढ़ा के 2200 रूट किलोमीटर करना है। बोध घाट परियोजना की भी हम लोग बात कर रहे हैं और इंद्रावती और महानदी को आपस में जोड़ने की भी बात कर रहे हैं। तो इससे 7 लाख हेक्टेयर में अतिरिक्त सिंचाई हम लोग अपने प्रदेश में मुहैया करा पाएंगे और 2 लाख मेगावाट बिजली का भी उत्पादन होगा। तो इस तरह से हम लोग विजन डॉक्यूमेंट में बात रखे हैं और इस पूरे विजन डॉक्यूमेंट को सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए इसके लिए 13 क्षेत्र चुने हैं और 10 मिशन बनाए हैं। और आदरणीय सुब्रमण्यम जी बता रहे थे कि इस विजन डॉक्यूमेंट को और हम लोग को सलाह भी दिए हैं कि इसको एक एक घर तक पहुंचाना है, इसकी प्रति एक एक घर तक पहुंचाना है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि ये काम हम लोग अवश्य करेंगे ताकि एक एक छत्तीसगढ़ वासी इसे परिचित हो और उसमें सहभागी भी हो। और जब हम 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो उसमें उनको भी गौरव हो कि विकसित छत्तीसगढ़ के लिए हम लोगों ने भी कुछ किया है। तो इस तरह से जो राज्य का जीडीपी आज 5 लाख करोड़ है, इसको 2023 तक 11 लाख करोड़ करना है और 2047 तक 75 लाख करोड़ तक हमारे प्रदेश के जीएसडीपी को पहुंचाना है। ये सब काम छत्तीसगढ़ के सबके सहयोग से होने वाला है और सारी बातें प्रेजेंटेशन के माध्यम से हमारे ऊर्जावान वित्त मंत्री जी ने रखा है। मैं उसकी पुनरावृत्ति नहीं करना चाहूंगा। इस अवसर पर मैं आप सबसे और पूरे छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता से आह्वान करना चाहूंगा कि सब मिलकर इस छत्तीसगढ़ को 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करना है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है 2047 तक इस देश को विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करने का, उसमें एक एक छत्तीसगढ़ के लोगों को भी सहभागी होना है और ये सब हम लोग मिशन के रूप में आगे चल के करेंगे, ऐसा सबसे आह्वान करते हुए। और आज के इस अवसर पर आप सभी लोग समय निकालकर इस कार्यक्रम में भाग लिए, आप सबका मैं फिर से एक बार अभिनंदन स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और चलिए अब बारी है उस क्षण की, उस पल की जिसके लिए आज की शाम और ये कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया है, यानी कि अब बारी है छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 के विमोचन की। मंचस्थ अतिथियों के द्वारा
छत्तीसगढ़ अंजूर विजन 2047 का विमोचन अब यहां पर किया जा रहा है। बहुत ही सुंदर और सुखद ये क्षण है जब छत्तीसगढ़ प्रदेश साल 2047 तक विकसित प्रदेश के रूप में यहां पर अपनी एक अलग ही छवि और एक अलग ही पहचान बनाएगा और उसी की एक बानगी, उसी का एक ऐतिहासिक क्षण यहां पर आज जिसके साक्षी हम और आप सभी यहां पर बनने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 का विमोचन मंचस्थ सभी अतिथियों के हाथों। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इसी से प्रेरणा लेते हुए छत्तीसगढ़ ने भी 2047 तक देश को विकसित राज्य बनाने का लक्ष्य तय किया गया है और इसमें राज्य को विकसित राज्य की ओर ले जाने हेतु आर्थिक और सामाजिक विकास संबंधी 13 थीम्स का निर्धारण विजन डॉक्यूमेंट में यहाँ पर किया गया है। ये थीम्स और सतत विकास से संबंधित है। तो बहुत ही ऐतिहासिक क्षण जब छत्तीसगढ़ अंजूर विजन 2047 का विमोचन माननीय मंचस्थ अतिथियों के हाथों यहां पर किया गया है। और चूंकि ये कार्यक्रम हमेशा के लिए जहन पर रही, इसके लिए अब हम स्मृति चिन्ह की ओर आगे बढ़ेंगे। माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए श्री अंकित आनंद जी से हम आग्रह करते हैं कि आप कृपया मंच पर आएं और माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। श्री अंकित आनंद जी, सचिव छत्तीसगढ़ शासन। माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री विष्णुदेव साय जी को स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए श्री अंकित आनंद जी, सचिव छत्तीसगढ़ शासन। इनके बाद डॉक्टर रमन सिंह जी, माननीय अध्यक्ष विधानसभा जी की स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए श्री अंकित जी से पुनः आग्रह कि आप स्मृति चिन्ह माननीय अध्यक्ष महोदय विधानसभा को भेंट करें। इनके बाद पुनः आग्रह श्री अंकित जी से प्रोफेसर रमेश चंद, माननीय सदस्य नीति आयोग भारत सरकार को आप स्मृति चिन्ह भेंट करें। पुनः आग्रह आपसे श्री BVR सुब्रमण्यम, CEO नीति आयोग भारत सरकार, आप उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट करें। श्री आशीष कुमार भट्ट जी से आग्रह कि आप कृपया मंच पर आएं और स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे आप। श्री विजय शर्मा जी, माननीय उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन। माननीय मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी को स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए श्री आशीष कुमार भट्ट जी और आशीष जी से ही पुनः आग्रह